बच्चों, झुम्पा लाहिड़ी की स्टोरी द थर्ड एंड फाइनल कॉन्टिनेंट हम कवर कर रहे थे। हमने इसके ज़्यादातर पार्ट्स कवर कर लिए हैं बच्चों। आज हम इसका सेकेंड लास्ट पार्ट कवर कर रहे हैं, जिसमें हम क्या देखते हैं कि झुम्पा लाहिड़ी मैडम ने जो इंडियंस अब्रॉड जॉब कर रहे हैं या एजुकेशन पर्पज़ से गए हैं, उनके बारे में लिखा है। उन्हीं की कहानी को, उन्हीं की जीवनी को अंतरात्मा के रूप में जीकर उन्हीं के को करेक्टर बना के इन्होंने लिखा है। हमने देखा 1964 में हमारे नरेटर महोदय जो हैं एस.एस. रोमा, जो एक इटालियन कार्गो वेसल था, उसमें बैठ के थर्ड क्लास कैबिन में बैठ के इंग्लैंड जॉब करने जाते हैं। बहुत ही मामूली जॉब होती है, बट वो सेटिस्फाइड होते हैं और वहाँ जाने के बाद में उनको रूम्स भी शेयर करने पड़ते हैं, इवन उन्हें आईसी टॉयलेट्स भी शेयर करने पड़ते हैं। और हम क्या देखते हैं कि वहाँ पे उनको पार्ट टाइम जॉब भी करना पड़ता है अपने खर्चे उठाने के लिए। और धीरे धीरे संघर्ष करते करते इनका एक परमानेंट जॉब लगता है अमेरिका में, और ये अमेरिका स्विच ऑफ हो जाते हैं। वहाँ पे YMCA में जो उनकी रातें बीतती हैं वो बहुत ही मुश्किल से बीतती हैं। वो बहुत परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जब मेरी मिसेज आएगी तो अब मेरी परमानेंट जॉब लग गई है। और उन्होंने क्या किया, ग्रीन कार्ड भी ले लिया ताकि वो लंबी यात्राएं कर सके। और इसके लिए वो क्या करते हैं, ग्रीन कार्ड लेने के बाद में नेक्स्ट उनका कदम होता है कि जब भी माया उनकी पत्नी का नाम है, माया जब भी अपना ग्रीन कार्ड और पासपोर्ट लेके अमेरिका आएंगी तो मैं उनके लिए एक अच्छा अपार्टमेंट लेके रहूँगा। और उसी की खोज में उनको फॉर द मीन टाइम एक ऐसा अपार्टमेंट, एक ऐसा रूम मिलता है जहाँ पर कि एक 103 ईयर्स ओल्ड लेडी रहती हैं और उन्हीं के संग में वो अपना कुछ समय वहाँ पे व्यतीत करते हैं। मिसेस क्रॉफ्ट उनका नाम है। मिसेस क्रॉफ्ट के पास में उनकी जो बेटी होती हैं वो भी एज्ड हैं, हेलन नाम है उनका। वो भी कई बार वहाँ विज़िट करती हैं, और विज़िट करने का रीज़न होता है अपनी माँ के लिए सूप्स वगैरह लेके आना। और अगर कोई पुराना सूप है तो वो उनको वहाँ पे सिंक में डाल भी देती हैं। तो कई कंडीशंस से गुज़रते हुए ये स्टोरी आगे बढ़ रही है। कंटिन्यू रहिए मेरे साथ में, और कंटिन्यू रहने के लिए आपकी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है बच्चों। सो अपने अपने बुक्स को ओपन करके रखें, और जैसे जैसे हमारे पास में हार्ड वर्ड्स हैं आप उन्हें नोट डाउन करेंगे। कई सारी बातें हम आपको बताते हैं, उनको आप अंडरलाइन ज़रूर करते रहें। इट्स ओके, रेडी विद मी। हम स्टार्ट करते हैं इसका ये पार्ट 6th वाला। इन दिस मैनर द 6 वीक्स ऑफ दैट समर पास्ड। और इसी उथल पुथल में उनके 6 हफ्ते बीत जाते हैं। आई केम होम ईच इवनिंग आफ्टर माई आवर्स एट द लाइब्रेरी एंड स्पेंट अ फ्यू मिनट्स ऑन द पियानो बेंच विद मिसेस क्रॉफ्ट। जो नरेटर महोदय हैं वो 6 हफ्ते बिता चुके हैं मिसेस क्रॉफ्ट के घर में, और उनका जो रूटीन है, क्या रूटीन है, वो लाइब्रेरी अपनी जॉब में जाते हैं, और इवनिंग में आने के बाद में उन्होंने एक फिक्स शेड्यूल बना लिया है। अपना फिक्स शेड्यूल क्या है कि वो कुछ मिनट पियानो बेंच के पास में मिसेस क्रॉफ्ट जो बैठी रहती हैं उनके पास में आके ज़रूर बैठते हैं। I gave her a bit of my company and assured her that I had checked the lock and told her that the flag on the moon was splendid। और अब यहाँ नरेटर अपनी ड्यूटी महसूस करते हैं। वो अपना इंडियन कल्चर जो होता है ना कि ओल्ड एज पीपल की हेल्प करना, उनको कंपनी देना, ये मुख्य बात है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि वो टाइम टू टाइम अपनी कंपनी तो देते ही थे, साथ में एश्योर करते थे। एश्योर मीन्स कॉन्फिडेंट करते थे मिसेस क्रॉफ्ट को कि मैंने लॉक चेक कर लिया है और प्रॉपरली गेट पे लॉक लगा हुआ है। इसके अलावा एक चीज़ और वो मिसेस क्रॉफ्ट को बताते थे कि अमेरिका का जो झंडा है वो मून पे है, और वो वाकई में बहुत ही स्प्लेंडिड, अलौकिक है। Some evenings I sat beside her long after she had drifted off to sleep। और कई बार क्या होता था कि कई इवनिंग्स भी उन्होंने बिताई थी वहाँ पे। और हम क्या देखते हैं कि कई बार जो मिसेस क्रॉफ्ट हैं ऐसा लगता था कि वो बेंच पे ही क्या उन्होंने पूरी रात गुजार दी है, क्या वो लेडी सोई नहीं है क्या। तो कई चीज़ें जो है वो नरेटर को भी हर्ट कर रही हैं। हम देखते हैं ऑफ हाउ मैनी ईयर्स शी हैड स्पेंट ऑन दिस अर्थ। नरेटर सोचते रहते हैं कि ऐसी अवस्था में ये जो लेडी है ये कितने साल और इस पृथ्वी पे गुजार पाएंगे।
At times I tried to picture the world she had been born into in 1866. A world I imagined I filled with women in long black skirts and just conversations in the parlor. और कई बार जो नरेटर हैं वो क्या देख रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं एक पिक्चर, ऐसी पिक्चर जब मिसेस क्रॉफ्ट का बर्थ हुआ था। ये 1866 की बात करते हैं और क्या देखते हैं कि जो वुमेन होती हैं वो लॉन्ग ब्लैक स्कर्ट्स पहनी हुई होती हैं और चेस्ट मीन्स होली और प्योर, बहुत ही शुद्ध रहती हैं। उनका जो वार्तालाप होता है वो बहुत ही पवित्र होता है और वो ऐसी बातें करती हैं जो भगवान को भी प्रिय होती हैं। Now, when I looked at her hands with their swollen knuckles folded together in her lap, I imagined them smooth and slim. सबसे बड़ी बात है, हमने आपको बताया था जो मिसेस क्रॉफ्ट है उन्होंने 40 साल तक पियानो चलाकर अपने परिवार को संभाला था। तो यहाँ पे नरेटर को ये चीज़ ज़रूर याद आती है जब वो देखते हैं कि उनके जो मिसेस क्रॉफ्ट के अंगुलियां हैं उनमें गांठें पड़ गई हैं, उनके नेल्स हैं वो अलग ही तरह के हो गए हैं, स्वेलिंग हो रही है उनके ऊपर, और जो उनके हाथ होते हैं ऐसी पोजीशन वाले, स्वेलिंग वाले, गांठों वाले, उनको लेके वो अपनी गोदी पे अपने हाथ रखती हैं। उस पोजीशन के लिए भी ये इमेजिन करते हैं नरेटर कि ये कभी स्लिम और स्मूथ रहे होंगे। स्ट्राइकिंग द पियानोज किंग, और जब पियानो की को बजाते थे तब वो बहुत ही अच्छे भी लगते होंगे। एट टाइम्स आई केम डाउन स्टेयर्स बिफोर गोइंग टू स्लीप टू मेक श्योर दैट शी वॉज सिटिंग अपराइट ऑन द बेड और वॉज सेफ इन हर बेडरूम। एक बेटे के रूप में, केयरिंग बेटे के रूप में नरेटर ने जैसे अपनी ड्यूटी बांध ली थी। बच्चों क्या देखते थे वो देखते थे जैसे ही खाना खाने के बाद में वो कई बार शाम के समय सोने से पहले सीढ़ियों से नीचे आ जाते थे और अपने आप को श्योर करते थे कि मिसेस क्रॉफ्ट जो है बेंच के पास बैठी होंगी या फिर वो सेफली अपने बेडरूम में सो रही होंगी। ऑन फ्राइडेज आई मेड श्योर टू पुट द रेंट इन हर हैंड्स। फ्राइडे को हमेशा वीकली उनको रेंट देना पड़ता था मिसेस क्रॉफ्ट को, तो वो अपने आप में बिल्कुल फर्म थे। फ्राइडे मीन्स फ्राइडे, तो वो उनको टाइम टू टाइम रेंट उनके हाथों में देते थे। देयर वॉज नथिंग आई कुड डू फॉर हर बियॉन्ड दीज सिंपल गेस्चर्स। और कुछ एक जो हर्ट करती थी चीज़ें नरेटर को, वो क्या थी कि मैं इनसे ज़्यादा मिसेस क्रॉफ्ट के लिए कुछ भी नहीं कर पाता था। आई वॉज नॉट हर सन एंड अपार्ट फ्रॉम दोज $8 आई ओड हर नथिंग। मैं उनका बेटा नहीं था और $8 देने के अलावा मैं उनके लिए कुछ ज़्यादा नहीं कर पाता था। तो ये जो उनको इनर हर्ट बहुत ही ज़्यादा चीज़ें दुख देती थी नरेटर को, तो वो कहीं ना कहीं सिर्फ केयर कर पाते थे। हम क्या देखते हैं मिसेस क्रॉफ्ट की कि क्या वो सही सलामत सो रही हैं, रात को उनको कुछ हो तो नहीं गया है, कहीं वो गिर तो नहीं गई हैं। तो ये एक जो टेंशन है ये इनके दिमाग में हमेशा चलती रहती है। एट द एंड ऑफ अगस्त मालाज पासपोर्ट एंड ग्रीन कार्ड वर रेडी। और इसी बीच में अगस्त आ जाता है और अगस्त के एंड में नरेटर महोदय बताते हैं माला जो उनकी पत्नी है उनका ग्रीन कार्ड और पासपोर्ट रेडी हो जाता है। I received a telegram with her flight information. My brother's house in Calcutta had no telephone. उस समय में टेलीफोन्स नहीं होते थे, तो नरेटर महोदय के पास में कैसे सूचना पहुंची कि माला वहाँ आ रही हैं। सूचना पहुंची टेलीग्राम के थ्रू की जो फ्लाइट है, फ्लाइट मीन्स एयर जर्नी, हम क्या कहते हैं एरोप्लेन्स है उनके द्वारा। तो जो फ्लाइट है वो तैयार है और ये सब कहाँ से सूचना मिली उनको, उनके ब्रदर के घर से। और उनको ये भी पता था कि मेरे ब्रदर के घर पे तो टेलीफोन नहीं है, तो मेरे ब्रदर ने मुझे टेलीग्राम करके मैसेज किया है। अराउंड दैट टाइम आई आल्सो रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम हर रिटन ओनली अ फ्यू डेज आफ्टर वी हैड पार्टेड। इसके अलावा नरेटर को एक पत्र और मिला था। क्या देखते हैं वो कि एक लेटर और मिला। लेटर किसके द्वारा लिखा गया? माया उनकी पत्नी के द्वारा लिखा गया। कब लिखा गया? उसी समय लिखा गया जब कुछ टाइम
रहने के बाद में 5 डेज रहने के बाद में नरेटर अब्रॉड वापस आ जाते हैं। देयर वॉज नो सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन मीन्स अभिनंदन या अभिवादन, कोई भी ग्रीटिंग्स वगैरह पत्नी ने अपने पति को लेटर में नहीं किया था। एड्रेसिंग मी बाय नेम वुड हैव एज्यूम्ड एन इंटीमेसी, इंटीमेसी का मतलब होता है बच्चों कि हम दोनों में घनिष्ठता है। तो बिना सैल्यूटेशन के विद नेम माया ने मुझे पत्र लिखा है। वी हैड नॉट येट डिस्कवर्ड, जो अभी तक वो क्या कहते हैं कि अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है। इट कंटेन्स ओनली अ फ्यू लाइन्स, सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लाइनें उसमें लिखी हुई थी। क्या लिखी हुई है बेटा, लाइनें देखिए। आई राइट इन इंग्लिश इन प्रिपरेशन फॉर द जर्नी, मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ कि मैं अपनी यात्रा शुरू कर रही हूँ। हेयर आई एम वेरी मच लोनली, यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करती हूँ। लोनली, लोनली मीन्स एकांकी या अकेलापन। इज़ इट वेरी कोल्ड देयर, क्या वहाँ पर ठंड है। इज़ देयर स्नो, क्या वहाँ पर बर्फ़ गिरती है। योवर्स माला, और माला ने लास्ट में लिखा योवर्स माला। तो ये एक पत्नी का अपने पति के लिए पत्र था जिसमें वो अमेरिका की बातें कर रही हैं कि क्या अमेरिका में बर्फ़ गिर रही है, क्या अमेरिका में ठंड है क्या। और मुझे यहाँ पे बहुत ही, यहाँ पे मतलब कैलकाटा में, जहाँ पे नरेटर के भाई भाभी के संग में रह रही हैं माया, कि मुझे यहाँ पे बहुत ही अकेलापन फील हो रहा है। तो ये जो बातें हैं यहाँ पे हम क्या देखते हैं, पति पत्नी में उतना अटैचमेंट नहीं हुआ है जितना एक इंटीमेसी होनी चाहिए। वो एक फॉर्मल लेटर के रूप में उनके पास में पहुंचा था। आई वॉज नॉट टच्ड बाई हर वर्ड्स, और कहीं पे भी नरेटर को भी इतना अटैचमेंट फील नहीं हुआ। वी हैड स्पेंट ओनली अ हैंडफुल ऑफ डेज इन ईच अदर्स कंपनी, और नरेटर इसका कारण भी बताते हैं कि हम तो मुश्किल से 5-6 दिन ही संग में रहे थे। एंड येट वी वर बाउंड टुगेदर, और यहाँ पे क्या देखते हैं कि यहाँ पे वो अपने आप को बाउंडनेस में फील करते हैं कि जब माया आएगी तो हम यहाँ पे साथ रहेंगे, हम यहाँ पे एक संग खाना बनाएंगे, खाएंगे और घूमेंगे। For 6 weeks she had worn an iron bangle on her wrist and applied vermilion powder to the part in her hair to signify the word that she was a bride. और नरेटर याद कर रहे हैं, कैलकाटा की बातें याद कर रहे हैं, माया की फीलिंग्स को, कि माया ने शादी के बाद में क्या करना शुरू कर दिया था। माया ने हाथों में आयरन बैंगल्स, बैंगल्स मीन्स चूड़ियाँ, आयरन बैंगल्स पहनना शुरू कर दिया था। इसके अलावा वर्मिलियन, वर्मिलियन मतलब सिंदूर, अपनी मांग में सिंदूर भरना भी शुरू कर दिया था। और अपने जो बाल हैं उनको भी अच्छे से रखती थी। और सबसे बड़ी बात है कि ये सब चीज़ें पूरे वर्ल्ड को प्रूव करती थी कि अब जो माया है वो एक शादीशुदा लड़की या स्त्री है। In those 6 weeks I regarded her arrival as I would the arrival of a coming of month or season, something inevitable but meaningless at the time. अब देखिए ये जो 6 हफ्ते नरेटर के गुजरे हैं कि माया आएंगी और हम लोग रहेंगे, तो ये जो 6 हफ्ते नरेटर के अकेले गुजरे हैं, तो नरेटर हमेशा क्या सोचते रहते थे कि जैसे ही माया आएंगी वो उसी तरह से इंतज़ार करते थे जैसे नेक्स्ट मंथ का कर रहे हैं, वो उसी तरह से इंतज़ार कर रहे थे जैसे कि हम नए सीज़न का इंतज़ार कर रहे होते हैं। और ये सब इनएविटेबल, इनएविटेबल मीन्स अनअवॉइडेबल था, मीनिंगलेस था उस टाइम बिंग के लिए। पर फिर भी इंसानी प्रकृति होती है कि वो अपने फ्यूचर की बातों को अपने दिमाग में ज़रूर ताना बाना बुन के रखता है। So little did I know her that while details of her face something rose to my memory, I could not conjure up the whole of it. हम क्या देखते हैं, नरेटर के दिमाग में बहुत ही कम छवि, बहुत ही कम बातें माया की रहती हैं, क्योंकि कुछ एक दिन ही उन्होंने संग में गुजारे थे और इसीलिए वो बहुत कम जानते हैं। इवन वो कई बार क्या देखते हैं कि उनका जो फेस है वो भी कहीं कुछ चेंज हुआ होगा या वैसा ही रहा होगा, उनकी मेमोरी में ज़्यादा कुछ भी नहीं था। कंज्योर मीन्स क्विक एंड क्लेवर, और आई कुड नॉट कंज्योर अप द होल ऑफ इट। इट मीन्स कई बातों को वो अपने आप में फील ही नहीं कर पाते थे, मंत्रमुग्ध
नहीं हो पाते थे कि ऐसा हुआ होगा या इन फ्यूचर ऐसा होगा। माया से इंटीमेसी का इतना उनका नहीं हो पाया था अभी तक पति पत्नी में। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये बता रही हैं कि कैसे स्ट्रगलिंग लाइफ से नरेटर महोदय गुजर रहे हैं और कैसे इनकी जो फ्यूचर लाइफ है वो स्टार्ट होगी। A few days after receiving the letter, as I was walking to work in the morning, I saw an Indian woman on the other side of the Massachusetts Avenue wearing a sari with its free hand, nearly dragging on the footpath and pushing a child in a stroller. अब देखिए यहाँ पे अपने दिमाग में अपनी पत्नी की बातें तो घुमाते ही रहते थे और इंतज़ार कर रहे थे कि कब माया यहाँ अब्रॉड में आए और कब हम संग रहें। साथ में ही एक दिन जब वो अपनी जॉब पे जा रहे होते हैं तो वो क्या देखते हैं, वो सुबह सुबह वॉकिंग कर रहे होते हैं, वो देखते हैं एक जो इंडियन लेडी हैं उन्होंने साड़ी पहनी हुई और साड़ी का जो पल्लू है वह खोल रखा है। इट मीन सिर्फ पिनअप करके बाकी सारा साड़ी का पल्लू खुला हुआ है। मैस्टर्स एवेन्यू में ही वो जा रही हैं और सबसे बड़ी बात क्या है, उनका जो पल्लू है, साड़ी का जो पल्लू है वो इतना खुला है कि वो फुटपाथ पे भी रेंग रहा है, इट मीन्स टच हो रहा है। इसके अलावा जो लेडी है उनके संग में कौन है, उनके संग में है उनका छोटा सा बेटा जिनको वो अपने संग लेके चल रही हैं। एन अमेरिकन वुमैन विद अ स्मॉल ब्लैक डॉग ऑन ए लीश वॉज वॉकिंग टू वन साइड ऑफ हर। और लीश का मतलब होता है रोप और रस्सी। आपने देखा होगा कि जो पालतू कुत्ते होते हैं उनको जो ज़्यादातर लोग हैं वो एक रस्सी से बांध के सुबह सुबह वॉकिंग ज़रूर करवाने ले जाते हैं। तो यहाँ पे भी नरेटर महोदय यही देख रहे हैं कि एक अमेरिकन वुमेन होती हैं, वो अपने डॉगी को रस्सी से बांध के उधर ही चल रही हैं। कहाँ पे चल रही हैं, जहाँ पे इंडियंस जो लेडी है वो चल रही हैं, उनके साइड में ही से अमेरिकन लेडी अपने डॉगी को लेके गुजर रही हैं। सडनली द डॉग बिगेन बार्किंग। अमेरिका में लेडीज साड़ियाँ बहुत कम पहनती हैं, तो जो डॉग है उसको कुछ समथिंग डिफरेंट लगा और इसीलिए जो डॉगी है उसने बार्किंग मीन्स भौंकना शुरू कर दिया। फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट आई वॉच्ड एज ए इंडियन वुमैन स्टार्टल्ड stopped in her path, at which point the dog leaped up and seized the end of the sari between its teeth। और यहीं पे क्या होता है बच्चों, स्टार्टर, पहले मैं आपको मीनिंग बताती हूँ। स्टार्टर्ड मीन्स सरप्राइज, आश्चर्य करने की बात होती है। जो इंडियन लेडी होती है जिनकी साड़ी का पल्लू बिल्कुल खुला हुआ होता है वो अपने पाथ पे रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? जो डॉगी होता है उसने क्या किया, उनकी साड़ी के पल्लू को अपने दांतों के बीच में ले लिया है। The American woman scolded the dog, appeared to apologize and walking quickly away। हम क्या देखते हैं कि अमेरिकन लेडी को इस बात से बहुत ज़्यादा दुख होता है। और एपोलोगाइज का मैं आपको क्या कहती हूँ, मीनिंग बता रही हूँ कि एपोलोगाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना। अमेरिकन लेडी इंडियन लेडी से माफ़ी मांगती हैं कि मेरे डॉगी ने आपकी साड़ी को टॉर्न कर दिया है, कहीं कुछ जो फटने के निशान हैं वो भी दिख रहे थे। तो और इस तरह से वो वहाँ पे सॉरी बोलकर निकल जाती हैं, लीविंग द इंडियन वुमेन टू फिक्स हर साड़ी इन द मिडल ऑफ द फुटपाथ एंड क्वाइट हर क्राइंग चाइल्ड। और हम क्या देखते हैं कि साड़ी को खींचने की वजह से साड़ी खुल भी गई है, तो जो इंडियन लेडी है वो सड़क पे खड़ी होके अपनी साड़ी को बांध रही हैं और साइड में उनका जो बच्चा है वो रो रहा है। इट मीन्स इंडियन कल्चर वहाँ पे है, बट अमेरिकन डॉगीज तक उस चीज़ को समथिंग अलग तरह से ट्रीट कर रहे हैं। शी डिड नॉट सी मी स्टैंडिंग देयर एंड इवेंचुअली शी कंटिन्यूड ऑन हर वे। और नरेटर क्या देखते हैं कि मैं भी इंडियन हूँ, अगर वो मेरी तरफ देखती तो उनको एहसास हो भी जाता, पर लेडी ने मेरी तरफ बिल्कुल नहीं देखा। उन्होंने अपनी साड़ी को ठीक किया, साड़ी के पल्लू को ठीक किया और अपने बच्चे को लेकर वहाँ से चली गई। सच ए मिशअप, आई रियलाइज दैट मॉर्निंग वुड सून बी माई कंसर्न। और यहाँ पे देखिए नरेटर महोदय के दिमाग में क्या चल रहा है, अरे ऐसी घटनाएं तो अब कुछ ही दिनों में मेरे संग भी तो होने वाली हैं। क्यों होने वाली हैं बच्चों? क्योंकि उनका जो मिसेज है माया जो है वो भी तो साड़ी पहनती हैं,
तो यही घटना वो अपने दिमाग में फील कर रहे हैं। इट वॉज माई ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ माला, टू वेलकम हर एंड प्रोटेक्ट हर। और यहाँ पे नरेटर को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाता है और नरेटर क्या कहते हैं कि मैं मेरी माला की प्रॉपर देखभाल करूँगा, मैं उसे वेलकम करने के साथ साथ में ही ऐसी कोई भी परिस्थितियाँ ना आए इसके लिए उसे फुल प्रोटेक्शन, सुरक्षा ज़रूर दूंगा। आई वुड हैव टू बाई हर फर्स्ट पेयर ऑफ स्नो बूट्स, हर फर्स्ट विंटर कोट। और शुरुआत हो रही है, क्या कह रहे हैं कि मैं सबसे पहले क्या करना चाहूँगा, एक पेयर स्नोई बूट्स, जो बर्फ़ में चलने वाले जूते होते हैं जिनसे बर्फ़ में फिसलन का डर कम रहता है, एक मैं उसके लिए वो भी ख़रीदूँगा। प्लस मैं उसके लिए एक विंटर कोट भी ख़रीदूँगा क्योंकि ठंड बहुत होगी, कलकत्ता में तो इतनी ठंड होती नहीं है, तो अब्रॉड आने पे मैं उसके लिए एक विंटर कोट और स्नोई बूट ज़रूर परचेज़ करूँगा। और क्या करूँगा, आई वुड हैव टू टेल हर which streets to avoid, which way the traffic came, tell her to wear her sari so that the free hand did not drag on the footpath। इसके अलावा और भी कई बातें नरेटर के दिमाग में चल रही हैं। नरेटर क्या कहते हैं कि मैं मेरी पत्नी को समझाऊंगा कि कौन सी गली में आपको नहीं जाना है, कौन सी गली खतरनाक है और कहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक होता है, उस ट्रैफिक को भी अवॉइड करना है। इसके अलावा मैं उनको साड़ी पहनने के टाइम भी अवेयर ज़रूर करूँगा कि आप साड़ी इस तरीके से पहने कि जो साड़ी का पल्लू है वो फुटपाथ को बिल्कुल भी टच नहीं करे। A 5 mile separation from her parents, I recalled with some irritation, had caused her to weep। और 5 मील की जब कलकत्ता में मैरिज हुई थी और मैरिज के बाद में आपने देखा, हमने आपको बताया था कि कैसे माला अपने पेरेंट्स के लिए रोने लग गई थी कि मुझे मेरे पेरेंट्स की याद आ रही है। तो वो चीज़ भी कर रहे हैं नरेटर महोदय याद, और क्या कहते हैं कि मुझे इरिटेशन मीन्स एनॉयज, चिड़चिड़ापन होने लग गया था जब मैंने देखा कि माया जो है वो रोने लग गई हैं। तो कई चीज़ों को याद कर रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है उन्हें, कई चीज़ों की फ्यूचर प्लानिंग भी चल रही है यहाँ पे। और क्या देखते हैं वो, अनलाइक माला आई वॉज यूज टू इट ऑल बाय देन, यूज टू कॉर्नफ्लेक्स and milk, used to Helen's visit, used to sitting on the bench with Mrs. Croft। इसके अलावा जो रूटीन चलता जा रहा है नरेटर का, क्या चल रहा है, वो क्या करते हैं कि मैं दूध और कॉर्नफ्लेक्स कंटिन्यू ले रहा हूँ। हेलन का भी वीकली आना जाना लगा रहता है। हेलन कौन है बच्चों, हेलन है मिसेस क्रॉफ्ट की बेटी, और जो मिसेस क्रॉफ्ट के संग में बेंच पर बैठकर कुछ शाम उनको सुकून देने के लिए मून स्प्लेंडेड है या मून पे फ्लैग का स्प्लेंडेड होना, ये कई चीज़ें उनको सुकून देती थी। और नरेटर मिसेस क्रॉफ्ट को ये बातें ज़रूर शेयर करते थे ये बात कि मैंने लॉक कर दिया है गेट को। तो कई चीज़ें ये रूटीन में चल रही हैं उनके। द ओनली थिंग आई वॉज नॉट यूज टू वॉज माला, एक ही चीज़ उनके पास नहीं थी, माला उनकी पत्नी। नेवरदलेस आई डिड वॉट आई हैड टू डू, और नरेटर वही करते थे जो नरेटर करना चाहते थे। आई वेंट टू द हाउसिंग ऑफिस एट MIT एंड फाउंड अ फर्निश्ड अपार्टमेंट अ फ्यू ब्लॉक्स अवे विद अ डबल बेड एंड अ प्राइवेट किचन एंड बाथ। देखिए यहाँ पे नरेटर बार बार माया की बात कर रहे हैं, नरेटर बार बार अमेरिका में सेटल होने की बात कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ में। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, वो बार बार जो हाउसिंग ऑफिस है MITs में, वहाँ पे सर्च आउट करते रहते हैं और उनको क्या लगता है कि कुछ ही वॉकिंग डिस्टेंस पे उनको एक फर्निश्ड अपार्टमेंट मिल गया है। फर्निश्ड अपार्टमेंट में क्या है, एक तो डबल बेड है, एक प्राइवेट किचन है और एक बाथरूम सेट भी है, और उसका किराया कितना है, $40 है वीक, एक हफ्ते का सिर्फ और सिर्फ $40। तो नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होना नरेटर महोदय की मजबूरी थी। क्यों? क्योंकि मिसेस क्रॉफ्ट स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड कर दिया था, लेडीज़ आर नॉट अलाउड। और इसी छानबीन में नरेटर ने नया अपार्टमेंट जो कि कुछ ही ब्लॉक्स की दूरी पे था
उसे रेंट पे ले लिया था। वन लास्ट फ्राइडे आई हैंडेड मिसेस क्रॉफ्ट $1 bills in an envelope, brought my suitcase downstairs and informed her that I was moving। और एक वीक ऐसा आया जो लास्ट वीक था उस घर में नरेटर का। नरेटर $8 लेके एनवलप में डाल के मिसेस क्रॉफ्ट के पास में आते हैं। उनका सूटकेस उनके साथ में होता है और वो मिसेस क्रॉफ्ट को इन्फॉर्म करते हैं कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। शी पुट माई की इन टू हर चेंज पर्स। और एक की जो नरेटर को मिसेस क्रॉफ्ट ने दे रखी थी वो की उन्होंने वापस अपने पर्स में पुटअप कर ली। द लास्ट थिंग शी आस्क्ड मी टू डू वॉज टू हैंड हर द केन प्रॉप्ड अगेंस्ट द टेबल सो दैट शी कुड वॉक टू द डोर एंड लॉक इट बिहाइंड मी। अब देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं मिसेस क्रॉफ्ट जो है अपने इनर हर्ट को शो नहीं कर रही हैं, बट वो एक चीज़ ज़रूर कर रही हैं, वो नरेटर को कहती हैं कि आप एक बार मेरा हाथ पकड़िए और क्या करिए, मुझे केन दे दीजिए ताकि मैं क्या करूं, वहाँ से निकलकर गेट तक पहुँचूँ और गेट तक पहुँच के आपके जाने के बाद में गेट का दरवाज़ा बंद कर लूँ। गुड बाय देन शी सेड एंड रिट्रीटेड बैक इनटू द हाउस। और गेट बंद करने से पहले मिसेस क्रॉफ्ट जो है नरेटर को कहती हैं गुड बाय और ऐसा करके वो अपने गेट को बंद कर लेती हैं। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट एनी डिस्प्ले ऑफ इमोशन बट आई वॉज डिसअपॉइंटेड ऑल द सेम। हम क्या देखते हैं, डिस्प्ले में शो दिखावा करना और इमोशंस में स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। नरेटर को हल्का सा दुख होता है, वो क्या देखते हैं कि कहीं पे भी कोई दिखावा नहीं किया गया है, कोई भी इमोशंस को बाहर नहीं दिया गया है और इन सब चीज़ों से नरेटर हल्का सा डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं। आई वॉज ओनली अ बॉर्डर, अ मैन हु पेड अ बिट ऑफ मनी एंड पास इन एंड आउट ऑफ आवर होम फॉर 6 weeks। और नरेटर यहाँ पे फील कर रहे हैं बच्चों कि मैं तो सिर्फ एक इंसान था, ऐसा इंसान था जो उनके घर पे टेनेंट के रूप में रह रहा था। वीकली उनको $6 पे करने थे और उस घर में आना और जाना ही मेरा काम था। कंपेयर टू अ सेंचुरी इट वॉज नो टाइम एट ऑल। और हम सेंचुरी की बात करते हैं तो नरेटर कहते हैं कि मेरे पास में इतना ठीक है, मुझे इनर फीलिंग से हल्का सा हर्ट भी होता है, मैं डिसअपॉइंट भी होता हूँ, बट फिर मैं अपने आप को मना लेता हूँ कि मैं अब्रॉड में रह रहा हूँ। इट्स अ डेली रूटीन फॉर देमसेल्व्स एट द एयरपोर्ट। और अब खुशियाँ शुरू हो रही हैं। खुशियों का मतलब है नए अपार्टमेंट में नए मेहमान का आगमन। और नया मेहमान कौन है बच्चों? एयरपोर्ट पे लेने भी गए हैं सर। कंटिन्यू करिए हमारे साथ। एट द एयरपोर्ट आई रिकॉग्नाइज्ड माला इमीडिएटली। जी हाँ, नरेटर एयरपोर्ट पे जाते हैं और एयरपोर्ट पे माला अपनी पत्नी को लेने जाते हैं और पत्नी को भले ही उनका काफ़ी टाइम हो गया, लॉन्ग पीरियड होता है, बट फिर भी वो माला को इजीली रिकॉग्नाइज कर जाते हैं। द फ्री एंड ऑफ हर साड़ी डिड नॉट ड्रैग ऑन द फ्लोर। साड़ी माया ने भी पहनी हुई थी, साड़ी का पल्लू खुला था, पर साड़ी का पल्लू खुला होने के बावजूद बिल्कुल भी सड़क को टच नहीं कर रहा था, बट was draped in a sign of bridal modesty over her head, just as it had draped my mother until the day my father died। और यहाँ पे, जी हाँ, यहाँ पे नरेटर ने क्या देखा, उनकी जो पत्नी है उन्होंने साड़ी का पल्लू कैसे पहना हुआ था बच्चों? साड़ी के पल्लू को पूरा सिर के ऊपर से लेके पहन रखा था, जैसा कि नरेटर की माँ पहनती थी उनके फादर की डेथ तक। तो ये कई चीज़ें उन्हें बहुत ही अच्छी लगती हैं। मॉडेस्टी मीन्स उन्हें बहुत ही ये चीज़ हम्बलनेस प्रदान करती हैं कि मेरी माँ जो है जैसी साड़ी वियर करती थी, सेम कंडीशन में माला ने भी उसी चीज़ को पहन रखा है, उसी तरह से अपनी साड़ी को ड्रैप कर रखा है। हर थिन ब्राउन आर्म्स वर स्टैक्ड विद गोल्ड ब्रेसलेट्स। A small red circle was painted on her forehead and the edges of her feet were tinted with a decorative red dye।
और अब माला की एक एक चीज़ के बारे में नरेटर डिस्क्राइब कर रहे हैं। क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं? सबसे पहले तो हम आपको मीनिंग बताते हैं बच्चों। स्टैक्ड, स्टैक्ड मीन्स पाइल्स या हीप्स या ढेर। हम क्या देखते हैं, माला की जो बाजू है, हाथ में उन्होंने पतले पतले गोल्ड ब्रेसलेट पहन रखे हैं। अगर आपको याद हो बच्चों, हमने स्टार्टिंग मैरिज के टाइम में क्या बताया था, नरेटर ने क्या ऑब्जर्व किया था, माला ने आयरन बैंगल्स पहने हुए हैं। बट एट दिस टाइम एयरपोर्ट पे नरेटर ऑब्जर्व करते हैं कि गोल्ड ब्रेसलेट माला ने पहन रखे हैं। इसके अलावा एक स्मॉल सर्कल भी पेंट किया हुआ है। कहाँ पे? उनके फॉरहेड पे। इट मीन्स जो हम कहते हैं मांग भरना, और एक बिंदी लगाना, स्मॉल सर्कल ऑन हर फॉरहेड, बिंदी लगाई हुई थी। और उनकी जो फीट्स थी उनको भी डेकोरेटिव, डेकोरेटिव मीन्स प्रेटी, बहुत ही शानदार तरीके से पाँव में मेहंदी या आलते की लाइन बनाना। आलता लाल रंग का एक शुभ, हम कह सकते हैं हमारे इंडियन कल्चर में शुभ काम के लिए यूज़ किया जाता है। शादी ब्याह में या एनी अदर फंक्शंस में इसको यूज़ किया जाता है। मेहंदीज जो हैं उनको हम इसी पर्पस से यूज़ किया करते हैं। तो हम क्या देखते हैं, नरेटर माया का डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं कि कैसे कैसे माया ने ऊपर से नीचे तक क्या क्या पहना हुआ था, कैसे वो सजी हुई थी। आई डिड नॉट एम्ब्रेस हर, और किस हर, और टेक हर हैंड। यहाँ पे हमारा इंडियन ट्रेडिशनल झलक रहा है। क्या झलक रहा है कि कितना भी हम मॉडर्न हो जाएं, हम अपने इंडियन कल्चर को बनाए रखते हैं। और इसी के लिए उन्होंने क्या कहा, आई डिड नॉट एम्ब्रेस हर। एम्ब्रेस मीन्स क्लास्पिंग अनदर इनटू आर्म्स, हम एक दूसरे को गले लगाते हैं। तो नरेटर कहते हैं ना ही तो मैंने मेरी पत्नी को गले लगाया, ना ही मैंने उसको किस किया, और ना ही मैंने उनका हाथ पकड़ के हम एक साथ वहाँ से निकले। इंस्टेड आई आस्क्ड हर स्पीकिंग बंगाली फॉर द फर्स्ट टाइम इन अमेरिका इफ़ शी वॉज हंग्री। और इन सब चीज़ों के बावजूद एक चीज़ उन्होंने ज़रूर बंगाली में कही, भले ही वो कहाँ पे थे, अमेरिका में। और क्या कहा, क्या आपको भूख लगी है? और यहाँ पे हम क्या देखते हैं, माया एक लंबी चौड़ी दास्तान बता देती हैं एरोप्लेन की। एरोप्लेन में उनको क्या सर्व किया गया, क्या कोई गंदी चीज़, इट मीन्स गंदी चीज़ से मतलब है कि क्या कोई मीट था या कुछ और था, क्या माया ने उसे खाया है या नहीं खाया है। आगे की जो फ्यूचर लाइफ है माया और नरेटर की, वो कैसे बिताते हैं, क्या वो अमेरिका में ही सेट हो जाते हैं, क्या उनके कोई बच्चा होता है। जी हाँ, बहुत सारी क्यूरियोसिटी है। इट्स ओके, क्यूरियोसिटीज़ है तो हम उन्हें शांत भी करेंगे, और हम नेक्स्ट वीडियो में इस स्टोरी को कवर अप करेंगे। बच्चों तब तक बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।